साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने किसानों के लिए जो तीनों बिल आ रहे हैं उन तीनों बिलों को समझने की कोशिश की थी और काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा भी की थी। पर आज के इस वीडियो में हम ये जो तीनों बिल आ रहे हैं इनको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर यानी कि व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या कहाँ है। एपीएमसी में जैसा कि आपको मालूम है कि किसान सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मंडी में ही अपनी फसल को बेच सकता है, ये एपीएमसी कानून कहता है। अब इस कानून की वजह से पिछले कई वर्षों में जो सरकारी एजेंट्स हैं यानी कि कमीशन एजेंट्स हैं वो और जो बड़े किसान हैं इनके बीच में एक गठबंधन वाली स्थिति बनी है। मतलब इन दोनों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि बड़े किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी फसलों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच लेते हैं, लेकिन सफ़र करते हैं यहाँ पे जो छोटे किसान हैं उनकी फसल बिक नहीं पाती है एमएसपी पर। अल्टीमेटली जो छोटे किसान हैं या मझले किसान हैं उन किसानों को अपनी फसलों को एमएसपी से नीचे भी बेचना पड़ जाता है। तो ये स्थिति है और एपीएमसी कानून ने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ बड़े किसान और कमीशन एजेंट्स इनका ही मुनाफा और फ़ायदा करवाया है। इससे छोटे और मझले किसानों को आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब इस बात पे दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वर्ष 2015 में आए शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूँगा। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत देश में सिर्फ 6% किसान ही ऐसे हैं जिनको एमएसपी का असली फ़ायदा मिल पाता है। मतलब 94% यानी कि 94% किसानों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। जो फ़ायदा मिल जाता है 6% किसानों को एमएसपी का, वो 6% किसान बड़े किसान हैं। मतलब उन किसानों के पास ज़मीन भी बहुत बड़ी मात्रा में है और साथ ही साथ उनके फसलों की पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती है। और इसी वजह से कमीशन एजेंट्स ने आज तक इन बड़े किसानों के साथ साठगांठ बना के रखा हुआ था और ये इन किसानों की फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद लिया करते थे और परेशान होते थे छोटे और मझले किसान। और यही कारण है कि छोटे और मझले किसानों ने आज तक न जाने कितनी आत्महत्याएं की हैं। इसका गवाह भारत का इतिहास अपने आप में है। अब इसके आगे मैं एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करता हूं। इसमें इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार हर साल तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए फार्मर्स को यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी देने के लिए खर्च कर देती है। 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सब्सिडी देने के लिए। 3 लाख करोड़ रुपए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 3 लाख करोड़ रुपए सुन के दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए का असली फ़ायदा सिर्फ उन 6% किसानों को ही होता है। क्यों? क्योंकि वो 6% किसान ही तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को मंडियों में बेच पाते हैं। तो वो फ़ायदा मिल रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा मिल रहा है किसानों को, बड़े किसानों को। छोटे किसानों को या मझले किसानों को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो अभी तक की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ एक मजाक है। मजाक क्यों है? क्योंकि जब फ़ायदा यानी कि एमएसपी का फ़ायदा जब सिर्फ 6% किसानों को मिलना है तो एमएसपी एक मजाक ही तो है। 6% किसानों को फ़ायदा मिलना है, इसका मतलब आप इस वाक्य से भी समझ सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 6 ही किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का फ़ायदा मिलता है। बाकी 94 किसानों को, 94 किसानों को एमएसपी का तो फ़ायदा ही नहीं मिलता, वो एमएसपी से नीचे ही बेचते हैं। तो एमएसपी एक मजाक ही तो है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है यहाँ से कि किसानों का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण हो रहा है एपीएमसी यानी कि पुराने कानून में। इस वजह से हमें नए कानून की आवश्यकता है और नया कानून किसानों को ये आज़ादी देता है कि आप
अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप बंधे हुए नहीं हो, आप कहीं भी जाओ अपनी फसल को बेचो। अब बात कर लेते हैं नए कानून के बारे में। नए कानून में सबसे ज़्यादा जो कमी बताई जा रही है वो ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी किसानों का शोषण कर सकते हैं। यानी जैसे एपीएमसी मंडियों में कमीशन एजेंट्स शोषण कर रहे हैं किसानों का ग्रुप बना के, वैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स भी ग्रुप बना करके किसानों का शोषण कर सकते हैं। आप में से एक व्यूअर ने भी ये सवाल रखा था कमेंट बॉक्स में कि जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, कुछ उस प्रकार का परिणाम भी हमें इस बिल के बाद देखने को मिल सकता है। तो ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री और जियो वाला सवाल है, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो जब कम संख्या में होते हैं तो ग्रुप बनाना यानी कि समूह बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप बात करते हो तो टेलीकॉम सेक्टर में गिने चुने प्लेयर्स हैं, मतलब जियो है, बीएसएनएल है, वोडा है, आइडिया है। तो इस टाइप के प्लेयर्स गिनती उंगलियों पे गिनती करने से ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 4 होंगे, 5 होंगे या अधिकतम 6 हो जाएंगे। तो इनका आपस में गठबंधन करना, इनका आपस में समूह बनाना और समूह बनाने के बाद जो उपभोक्ता है यानी कि जो कंज्यूमर है उसको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी आसान है। लेकिन जब हम बात करते हैं फार्मिंग सेक्टर की तो इस क्षेत्र में कम सेलर्स नहीं है, मतलब किसानों की संख्या भी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो खरीदार हैं, परचेज़र हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे जिन लोगों को भी थोड़ी अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ होगी, उनको काफ़ी अच्छे से मालूम होगी ये बात कि जब नंबर ऑफ़ सेलर्स और नंबर ऑफ़ बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो कार्टेल फॉर्मेशन एक इजी टास्क नहीं होता। वहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं आती हैं कार्टेल फॉर्मेशन करने में। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कवायद लगाई जा रही है कि ग्रुप बना लेंगे प्राइवेट प्लेयर्स भी, वो संभावित है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये बात आपको अभी भी हजम नहीं हुई तो इस बात को मैं सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा जो कि हम और आप जैसे लोगों के निजी जीवन में आए दिन होता रहता है। उदाहरण ये है कि मान लो आपको घर से निकलना है और कहीं पहुंचना है और आप जल्दबाजी में भी हो। अब आप अपने घर से निकलते हो, घर से निकलने के बाद आप ऑटो वाले स्टैंड पर पहुंचते हो। वहाँ पे 3 ऑटो वाले बैठे हुए हैं और उन तीनों की पक्की दोस्ती है, पक्की यारी है। अब उन तीनों में से आप किसी एक से पूछते हो कि भैया मुझे इस जगह पे जाना है, आप कितने पैसे लोगे? वो ऑटो वाला आपसे कहता है कि मैं इस जगह पर जाने के 200 रुपये लूँगा। आप कहते हो 200 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक के तो सिर्फ 100 रुपये लगते हैं। वो ऑटो वाला आपसे सीधा कह देगा कि चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो, हम तो 200 में ही जाएंगे। एक स्थिति ये हो गई। अब आप जाने के लिए मजबूर तब होगे जब आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। मतलब अगर उन 3 ऑटो वालों के अलावे अगर कोई ऑटो वाला है ही नहीं वहाँ पे, या अगले आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आपको कोई और मिल ही नहीं सकता, तो आप मजबूर हो उस ऑटो वाले की सर्विस लेने के लिए, वो भी 200 रुपये पर। लेकिन इमेजिन करो अगर वहीं पे आपको आधे किलोमीटर या 500 मीटर का सफ़र करने के बाद कई सारे और ऑटो वाले मिल सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वहाँ पे अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट इंतज़ार कर लो तो कई सारे ऑटो वाले और गुजरेंगे वहाँ से, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आप बार्गेन कर पाओगे, आप तोल मोल कर पाओगे। तो जब आपके अंदर मोल भाव करने की क्षमता होगी तो आप क्यों 200 रुपये वाली सर्विस लोगे? फिर आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लोगे या 10 कदम फालतू चल लोगे और फिर आप 200 रुपये नहीं 100 रुपये दे करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये एक बात हो गई। तो यहाँ पे एक स्थिति स्पष्ट होती है हमारे निजी जीवन से कि जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारा शोषण
कोई और नहीं कर पाता इतनी आसानी से। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं ज़्यादा, तो हमारा शोषण करना किसी के लिए भी आसान हो जाता है। इसी प्रकार से जियो वाले एग्जाम्पल में आप रिलेट कर सकते हैं कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी संख्या ही बहुत कम है। गिनती के प्लेयर्स हैं वहाँ पे 5-6, और उसमें भी जब जियो आया था सर्विस लेकर के अपनी, तो उसने तकरीबन 30% तक का मार्केट शेयर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। और जब उसने 30% तक के मार्केट शेयर पे कब्ज़ा कर लिया तो जियो के लिए काफ़ी आसान हो गया मार्केट में खेल करना, यानी कि मार्केट के साथ प्ले करना। तो जब ये आसान हो गया तो वो शोषण कर पाया। लेकिन अगर यहीं पे ऑप्शन ज़्यादा होते, अगर 5 प्लेयर ना होकर 50 प्लेयर होते, 50 प्लेयर ना होकर के 100 प्लेयर्स होते अगर टेलीकॉम सेक्टर में, तो जियो के लिए यही प्रोसेस उतना आसान नहीं हो पाता। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो लॉजिक है जिसे प्रोपाउंड किया जा रहा है या फेमस करवाने की कोशिश की जा रही है दिन प्रतिदिन, कि जियो की बिसात पर ही बाकी के प्लेयर्स यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी फार्मर्स का शोषण कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। इसलिए फिट नहीं बैठता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर्स और नंबर ऑफ़ परचेजर्स दोनों की संख्या बल बहुत ज़्यादा है। तो फिर किसानों का शोषण करना एक आसान प्रक्रिया नहीं होगी। मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इतनी बातें करने के बाद एक नया कन्फ्यूजन और, जब इतने फ़ायदे ही हैं इस बिलों से, तो इस पे इतना शोर क्यों है? क्यों आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं लोग? और इतना ज़्यादा जो विवाद है, उस विवाद को इतना ज़्यादा बढ़ाया क्यों जा रहा है? अब ये कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जब एक सामान्य इंसान को ये समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद ही है, तो इतना शोर क्यों है? अब ये जो शोर है, इस शोर को अगर समझना चाहते हैं या शोर के कारण को समझना चाहते हैं, तो इस जो नया वाला बिल है, इस बिल की वजह से मूलतः सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले कमीशन एजेंट्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और राज्य सरकारें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो हम कमीशन एजेंट्स के दर्द को भी समझने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकारों के दर्द को भी समझने की कोशिश करते हैं, और फिर साफ़ हो जाएगा कि आखिर शोर क्यों है, यानी आंदोलन हो क्यों रहा है। कमीशन एजेंट्स का दर्द ये है कि कमीशन एजेंट्स की कमाई आज तक बहुत अच्छे से चल रही थी। मतलब कमीशन एजेंट्स के पास किसान अपनी फसल लेके आता था, और किसान सिर्फ कमीशन एजेंट्स के पास ही तो फसल लेके आएगा, क्योंकि किसान तो मजबूर है ना, पुराने कानून के अनुसार तो किसान मजबूर है कमीशन एजेंट के पास आने के लिए। तो जब किसान कमीशन एजेंट के पास आएगा तो वो कमीशन एजेंट किसान से फसल खरीदेगा और वही फसल वो FCI या फिर ट्रेडर्स को बेच देगा, और बदले में किसान से कमीशन भी ले लेगा, यानी अपनी फ़ीस भी ले लेगा 2.5 से 3% के आसपास। तो कमीशन एजेंट की तो कमाई हो रही है धड़ेले से। लेकिन जब नया कानून आ जाएगा, तो नए कानून आने के बाद तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तो ज़्यादा भाव देने के लिए तैयार हैं किसानों को, और जब किसान आज़ाद हो जाएगा बाहर की मंडियों में बेचने के लिए, तो किसान जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के पास, यानी कि सारी की सारी जो सेल है वो प्राइवेट मंडियों में हुआ करेगी। तो जब प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा सेल जब प्राइवेट मंडियों में होगी, तो कमीशन एजेंट के पास सेल हो जाएगी कम। जब सेल होगी कम तो कमीशन एजेंट्स की कमाई हो जाएगी कम। जब इनकी कमाई कम हो जाएगी तो इनको दर्द तो होगा ही। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की समस्या क्या है कि जो कमीशन एजेंट्स की कमाई होती है, फसल को जो किसानों से लेके वो बेचते हैं इधर उधर, तो इस बीच में कमीशन एजेंट्स की कमाई हो जाती है। अब जब कमीशन एजेंट्स की कमाई होती है तो हर राज्य सरकार सरकारी मंडी के ऊपर टैक्स लगाती है, और उस टैक्स को कमीशन एजेंट्स से वसूला जाता है। अब जब कमीशन एजेंट्स की ही कमाई नहीं होगी तो सरकार को, यानी कि राज्य सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा मतलब राज्य सरकार की आमदनी कम हो जाएगी, और जब राज्य सरकार की आमदनी कम हो जाएगी तो दर्द तो होगा ही। असल में राज्य सरकार जो कमीशन एजेंट्स या सरकारी मंडियों पर टैक्स लगाती हैं, उसकी जो मात्रा है, यानी कि उसका जो परसेंटेज है, वो 1% से लेकर के 8 से 8.5% के आसपास होता है। भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो 1% का टैक्स लगाते हैं सरकारी मंडियों पर, यानी कि कमीशन एजेंट्स पर, आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। और कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जो 8 से 8.5% तक का टैक्स इम्पोज करते हैं कमीशन एजेंट्स या सरकारी मंडियों के ऊपर। अब 8 से 8.5% तक का टैक्स इम्पोज करने वाले जो राज्य सरकार हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और उन्हीं 8 से 8.5% टैक्स इम्पोज करने वाली राज्य सरकारों में से एक
पंजाब है। पंजाब में 8 से 8.5% तक का टैक्स सरकारी मंडियों पर इम्पोज़ किया जाता है। मतलब वहाँ से कमाई मोटी होती है सरकार को, और वो कमाई 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ में नहीं होती, वो कमाई हज़ारों करोड़ में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नया कानून आ जाएगा तो किसान जब फ्री हो जाएगा अपनी फसलों को बाहर में बेचने के लिए, तो वो जो सरकारी एजेंट्स हैं यानी कि कमीशन एजेंट्स, उनकी कमाई भी ख़त्म हो रही है, और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं उनके पर्स पे भी हमला हो रहा है, उनके बटुए पे भी हमला हो रहा है। तो जब उनके बटुए पे और दोनों के ही बटुए पे हमला हो रहा है, हमें ये साफ समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आंदोलन भी होंगे। और आंदोलन पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा क्यों होंगे, आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो हमने काफ़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश की कि आखिर इन बिलों में है क्या, और क्या कुछ सकारात्मक पहलू हैं और क्या कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द हम जो श्रम कानून आया है अभी, लेबर लॉ, उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए। और साथ ही साथ अब आपको ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हम कुछ कम समय के अंतराल में ही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ सरल से सरल भाषा में उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।